यूके और यूएस में बड़ी घटना हुई है। जो दो बड़ी फैक्ट्रीज है जो 155 मिलीमीटर शेल्स बनाती हैं, जिसको आईडीएफ यूज करता है गाजा में लोगों को मारने के लिए, उनमें दो बड़े ब्लास्ट हुए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। और इस वक्त जो पूरी बात हम लोग करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल, जो एक बहुत बड़े स्तर पे 15 अप्रैल के बाद से इंटरनेशनल लेवल पे जो गाजा के समर्थन में जो घटनाएं हुई हैं, एक तो प्रोटेस्ट हुए हैं और दूसरा कुछ आर्म्ड एक्शंस हुए हैं, आर्म्ड एक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे। और इसमें हमास का सीधे सीधे रोल है, हमास का, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह का और ईरान का। हमास क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सामने आया, जिसके बारे में हमको पता था लेकिन हम आपको पहले नहीं बता सकते थे। हमास इंटरनेशनल गनस्लिंगर मूवमेंट, ये जो पूरा एक संगठन है, ये देखिए जो अमेरिकन वेस्ट है वहां से ये जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ अमेरिकन भी हैं जो अमेरिकन वेस्ट की जो लेगेसी है, जो वहाँ काउबॉयज और जो वीरता की जो लेगेसी है अमेरिकन वेस्ट में, वहाँ पर जो कुछ लेजेंडरी फिगर्स हैं, वाइट अर्ब जैसे, बिली द किड जैसे और डॉक हॉलिडे जैसे, वहाँ पर कुछ अमेरिकन ने इस तरह से एक शुरू किया था। जब एक बार 2002 में एक कुछ डेयरिंग ऑपरेशंस हमास ने किए थे, तो उससे प्रभावित होकर वहाँ अमेरिकन ने सोचिए, और ये अमेरिकन ज़्यादातर रिपब्लिकन हैं, इन्होंने केवल वीरता के हिसाब से कुछ संगठन शुरू किए थे। और वो संगठन अब जाके हमास गन स्लिंगर एसोसिएशन के नाम से बन गए हैं। वो अंडरग्राउंड उसके लोग हो गए हैं। और यूएस अथॉरिटी इस बात को मान रही है कि कहीं ना कहीं ये जो दो ब्लास्ट हुए हैं, जो 155 मिलीमीटर जो शेल्स इजरायली सोल्जर्स यूज करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज में जो ब्लास्ट हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमास के इस संगठन से जुड़ा है। ये देखिए इसके बारे में जो रिपोर्ट है, yesterday the only 155 millimeter shell factory in the USA went up in flames, and today in the UK the same thing happened. IDF uses 155 millimeter shells. अब यूएसए में क्या हुआ? A fire broke out at a military plant in the US city of Scranton, Pennsylvania, that has been producing ammunition including artillery and mortar shells for supply to Ukraine and Israel. मैं फिर से पढ़ रहा हूं। A fire broke out at a military plant in the US city of Scranton, Pennsylvania, that has been producing ammunition including artillery and mortar shells for supply to Ukraine and Israel. Number 2, massive blasts rocked Welsh factory, वेल्श जो कि वेल्स इंग्लैंड में है। Massive blasts rocked a Welsh factory which is the biggest defense contractor of the UK. At the moment there is no other information about the explosion. However, the British counter terrorist intelligence इसमें लगी। They do not rule out the role played by the Hamas Gunslinger Association in the whole incident. देखिए साफ है ये जो, अच्छा अमेरिका में जो देखिए जो फायर हुआ, जो स्क्रैंटन पेनिसिल्वेनिया में जो फायर ब्रेकआउट किया, ये फायर जो है ये एक ब्लास्ट के बाद हुआ है। और ये दोनों फैक्ट्रीज जो हैं इन्होंने एम्यूनिशन बनाना बंद कर दिया। अब देखिए इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि ये हो सकता है कि भाई ये हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते कि हमास के लोग वहां से गाजा से वहां गए ये करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक सीक्रेट अंडरग्राउंड नेटवर्क हमास का पूरे विश्व में है। और वो जो सीक्रेट नेटवर्क है हमास का, वो कहीं ना कहीं कुछ वारदातें लगातार करता रह रहा है। अब उसमें अरब्स हैं, इस पे लोगों को डाउट है, क्योंकि जो यूएस इंटेलिजेंस है और जो यूके इंटेलिजेंस है, दोनों इस चीज को मानती है कि उसमें कुछ अमेरिकन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अमेरिकन का इन्वॉल्वमेंट उसमें, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं पिछले 3-4 सालों में जो दबाई गई, जिसमें कुछ अमेरिकन वाइट्स उन्होंने पैलेस्टीन की आज़ादी के लिए कुछ इस तरीके के कांड किए और उसमें से कोई पकड़ में अभी तक नहीं आया। और ये गन स्लिंगर एसोसिएशन की जो बात है ये बड़ी अजीबोगरीब है। अब आप सोचिए, कोई इमेजिन कर सकता है कि यहाँ मतलब अमेरिका में
गन स्लिंगर एसोसिएशन, जो 19वीं सेंचुरी जो अमेरिकन हीरोज रहे हैं, जिन्होंने वहां पर इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बिली द किड, वाइट अर्प, डॉग हॉलिडे, जैसे मैंने बताया, उनके पोर्ट्रेट्स लेके चलते हैं, उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करते हैं, वो हमास से जुड़ जाएंगे। देखिए, दुनिया में एक अजीब सी चीज, अभी तक हमने सुना था कि आर्थिक संबंध लोगों को जोड़ते हैं, राजनीतिक विचार जोड़ते हैं, लेकिन वीरता का इतिहास, वीरता का जज्बा भी लोगों को जोड़ता है, ये पहली बार सामने आया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, हमास ने जो 7 अक्टूबर का जो हमला किया और उसके बाद लगातार जो अपना ऑफेंसिव जारी रखा है, दुनिया को हमास ने कैसे बदला है, दुनिया में किस तरीके से, देखिए, इस्लाम की तो छवि हमास ने एक झटके में दूर कर दी, एक झटके में। जो पूरा एक जो इस्लाम को अमेरिका और इंग्लैंड ने और पूरे वेस्ट ने, जो कि उसको बदनाम कर रखा था कि ये तो आतंकवादी फिलॉसफी है, ये तो आतंकवादी धर्म है, इस तरह की बातें सब खत्म हो गई। अब एक वीरता और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक इस्लाम बन गया है पूरी दुनिया में। और ये जो लोग हैं, जो अंडरग्राउंड लोग, जो पहले से इस बात को जानते थे, जो अमेरिकन जो हमास गन स्लिंगर एसोसिएशन है, इसके कई नाम और भी हैं, और जिनके बारे में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि देखिए, बहुत सारी जानकारी हम भी साझा नहीं कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में भी उसका प्रभाव है, हिंदुस्तान के भी कुछ इलाकों में उसका प्रभाव है। इस तरीके के लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, और कुछ लोग मेरे टच में भी हैं। अब देखिए, पूरी बात यहां पर यह आती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर इतना बड़ा एक्शन हमास या हमास के सिंपथाइजर्स कर सकते हैं, हमास के ऑर्डर के बिना या हमास के ऑर्डर के साथ, तो सोचिए आप कि इतना बड़ा एक जो इजराइल के खिलाफ एक बड़ा इतनी बड़ी मोर्चाबंदी हो रही है कि जो पूरी तरह से जो कल्चरल नैरेटिव है, जो कल्चरल नैरेटिव वीरता का है, वो वहां, क्योंकि अभी तक जो नैरेटिव था कि देखिए ये आतंकवादी हैं और ये कायर हैं, इस तरह की बातें, अब जो वीरता का जो एक कल्चरल नैरेटिव है, ये जो इस्लाम और हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से जोड़ रहा है, अब देखिए ये कितनी बड़ी भूमिका ये निभा रहा है। और उसके साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आपको बताएं, हिजबुल्लाह ने जो कल अरब अल अराम शाह में जो अटैक किया, इतना ज़्यादा उससे इजरायली हिले हुए हैं, इतने ज़्यादा इजरायली हिले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, एक के बाद एक हिब्रू न्यूज़पेपर्स में उसकी खबरें आ रही हैं। उसमें मैं आज शाम को आपके सामने एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम केवल हम लोग पढ़ेंगे कि जो हिब्रू न्यूज़पेपर्स हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में थोड़ा क्योंकि हम देखिए सनलाइट के हिसाब से शूट कर रहे हैं, कुछ लाइट्स भी हैं, तो इसका थोड़ा सा जो इसकी लाइटिंग है, ये कभी थोड़ी डिम होगी, थोड़ा सा उजाला होगा। और मेरे ख्याल से मैंने ये भी सोचा कि एक नेचुरल लाइट में इसको शूट किया जाए, और इसमें अगर कुछ चेहरा मेरा डार्क होता है, थोड़ा सा ब्राइट होता है, तो ये कंटेंट को भी सूट करता है जो आज हम बता रहे हैं। अब देखिए, इसके साथ जो हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल, देखिए 15 अप्रैल को इंटरनेशनल पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी डे मनाया गया, और 2 दिन 14 और 15 अप्रैल 2024 को पूरी दुनिया भर में एक्शंस हुए। अब उसके बारे में जरा जान लीजिए। The last 2 days have represented the largest series of direct actions in support of Palestine since October 7, 2023, as part of the April 15th actions and beyond it. Impactful actions were the address of the last 2 days were addressed to reorient the movement from symbolic protests towards materially affecting इजरायली इकोनॉमिक आर्म्स। इजराइल के जो इकोनॉमिक आर्म्स है, जो इजराइल के जो इकोनॉमिक संबंध है, उनको हर्ट कर। एक्शंस टुक प्लेस इन 50 cities internationally on April 15th alone, reflecting the geographic extent of Zionism's and Israel's influence on the global economy as it profits of Palestinian, Lebanese, Syrian, Iranian, Iraqi and Yemeni blood। यानी जो फिलिस्तीनी, लेबनीज, सीरियन,
इरानियन, इराकी, यमनी ब्लड है, इसको चूस के जो पूरा इजराइल ने एक पूरी दुनिया में एक साम्राज्य बनाया है पूंजी का, उसको ये जो 50 सिटीज में जो एक्शंस हुए अब उसको डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। जहां जहां इजराइल का कोई भी इकोनॉमिक यूनिट है, कोई भी, उसको हिट किया जा रहा है। केवल ये नहीं कि जो इजराइल में जो बने प्रोडक्ट्स हैं, नहीं, फैक्ट्रीज हिट की जा रही है। अभी देखिए आप, पोर्ट्स में इजराइल का लगभग दुनिया के सारे देशों के साथ उनका संबंध है, इजराइल का। और आप देखिए, पोर्ट्स वो ब्लॉकेडेड सच एज इन एथेंस ग्रीस का कैपिटल, यहां का बंदरगाह ब्लॉकेड कर दिया गया। इजराइल को आप हथियार नहीं भेज सकते। बेलफास्ट आयरलैंड, यहां भी वही हुआ, इजराइल को आप हथियार नहीं भेज सकते। मॉन्ट्रियल कनाडा, यहां भी हुआ कि आप हथियार नहीं भेज सकते। हैलिफैक्स एंड वैनकूवर, ये भी दोनों कनाडा और दोनों पोर्ट सिटीज, यहां भी आप ये हो गया कि हथियार आप इजराइल को नहीं भेज सकते। एक्टिविस्ट ने जाम कर दिया। एंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, मेजर रोड्स वर ब्लॉक्ड इन द यूएस इंक्लूडिंग इन शिकागो एंड ओकलैंड। तो ये देखिए आप, इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखिए, जो इस तरीके से या तो सीधे सीधे बंदरगाह ब्लॉक हुए या जो उनकी तरफ सड़कें जाती हैं वो ब्लॉक हुई, जैसे शिकागो और ओकलैंड अमेरिका में। इन द बे ऑफ कैलिफोर्निया, द पोर्ट ऑफ ओकलैंड was shut down due to 3 simultaneous direct actions। 3 एक्शंस ओकलैंड में, जो पोर्ट ऑफ ओकलैंड है बे एरिया कैलिफोर्निया में, ओकलैंड एक अलग जगह भी है अमेरिका में, ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये कैलिफोर्निया के बे एरिया का पोर्ट है। एक्टिविस्ट इवन क्रिएटिवली मेड पार्किंग मीटर्स अनयूजेबल, ये जो पार्किंग मीटर्स हैं वो भी जो है काम न करें। बाय जैमिंग कॉइन स्लॉट्स एंड कार्ड रीडर्स राइटिंग नो टैक्सेस फॉर वॉर, कि जो वहां पर क्या है अमेरिका में सिस्टम की, जो पार्किंग सिस्टम है उसमें आप एक कॉइन डालते हैं, जैसे यहाँ पर जो एक आदमी पैसा लेता है कुछ पार्किंग का, वहां पर एक कॉइन डालते हैं और उससे हो जाता है। तो उन्होंने वहां पर उसको ब्लॉक कर दिया और उस पर इस तरह के कार्ड्स लगा दिए कि नो टैक्सेस फॉर वॉर, कि कोई भी टैक्स इस तरह की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नहीं देंगे। एंड एक और, पार्किंग टिकट्स आर अ वॉर टैक्टिक द स्टेट यूजेस टू अटैक द वर्किंग क्लास, कि पार्किंग टिकट हम दे क्यों। अब देखिए ये जो सवाल है, ये अब छोटी सी बात है कि बात कहां से शुरू हुई कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो हमारे टैक्स से फिलिस्तीन में, गाजा में जो हथियार भेजे जा रहे हैं और जिससे सिविलियंस और बच्चे मर रहे हैं, एक तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ये कह दिया कि ये टिकट्स तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, हमारा अपना जो हम हर तरह के टैक्स देते हैं सब करते हैं और तुम पार्किंग टिकट्स भी लेते हो। देखिए भारत में भी टोल प्लाजास को लेके कितना रिजेंटमेंट है। जो आम जनता है वो टोल प्लाजास को ब्लॉक करती है। जब किसान आंदोलन भारत में हुआ तो टोल प्लाजास ब्लॉक हुए और क्या हुआ अमेरिका में, यही चीज हुई कि जो वहां का जो पार्किंग मीटर्स हैं उनको ब्लॉक किया और उन्होंने फिलिस्तीन के संघर्ष को और अपनी समस्या को, जो वहां के लोगों को समस्या है कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है पार्किंग के लिए और बहुत हाई रेट्स है वहां पर, बहुत ज्यादा हाई रेट्स हैं, तो उन्होंने देखिए फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट से अपनी आर्थिक समस्या से जोड़ा और इन दोनों के जुड़ने से एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के खिलाफ एक मोर्चा खुल गया अंतरराष्ट्रीय। क्योंकि भाई वो जो पूंजी है जो पार्किंग स्लॉट में जाती है और वो किसकी जेब में जाती है, वो बेसिकली अमेरिकन कैपिटल ही है ना। अमेरिकन कैपिटल में इजराइल का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो दरअसल आप किस पे अटैक कर रहे हैं? आप अटैक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल पे अटैक कर रहे हैं, जिसका सेंटर अमेरिका है, जिसका सेंटर यूके है और जिसका, जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिसका सबसे बड़ा लठैत और प्लस जिसका एक सबसे बड़ा मैनेजर वो इजराइल है। तो ये जो देखिए एक बिल्कुल मतलब क्रांतिकारी घटना। आगे सुनिए, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स सच एज बोइंग एंड एल्बिट वर सर्टेनली नॉट स्पेयर्ड with actions targeting them, their subsidiaries and their funders in Britain and US, while Valero, Amazon and others were targeted elsewhere. बोइंग जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है वहां पर
उसके उसके भी स्टेशंस को टारगेट किया। मेरे ख्याल से मिसूरी में ये हुआ है, उसके स्नैप्स भी आए हैं। और उसके बाद एल्बिट जो इजराइल की फैक्ट्री, जो कि लगभग ऑलमोस्ट ये बंद होने जा रही है, इसने 22% इसका फॉल हो गया है इसके प्रॉफिट्स में। सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है इजराइल की, दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। इसका कम से कम मतलब 11 से लेकर 13 जो सबसे प्रॉस्परस देश है वहाँ पर इसका जाल फैला हुआ है। इसके जॉइंट वेंचर्स चलते हैं भारत में। अडानी के साथ एल्बिट हैदराबाद में ड्रोन्स बनाता है, हरमेस 900, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि गूगल, अमेजॉन की बात हुई ना कि अमेजॉन के ऑफिस में भी हमले हुए। अब गूगल दिस मॉर्निंग, मतलब 15 अप्रैल मॉर्निंग, 9 गूगल एम्प्लॉइज वर अरेस्टेड एट गूगल हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी एंड सनीवेल, कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क सिटी, कैलिफोर्निया, यहां पर 9 गूगल एम्प्लॉइज वर अरेस्टेड एट गूगल हेडक्वार्टर्स after staging a 10-hour-long sit-in protest of the company's billion-dollar deal, which is called the Project Nimbus with Israel. एक $1 billion डील गूगल ने इजराइल के साथ साइन की है। इसका नाम ही है प्रोजेक्ट निम्बस। उसको कैंसिल करने के लिए 10 गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उसके ऑफिस को जाम कर दिया और 10 घंटे वो लोग बैठे रहे, किसी को घुसने नहीं दिया। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब आप देखिए, ये जो पूरा एक सिलसिला चल निकला है, ये अपने चरम पे अभी पहुंचता है। अब वीडियोस ऑफ ऑकलैंड, कनेक्टिकट, आर्लिंगटन वर्जीनिया, ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क, पीपल ब्लॉकिंग बोइंग फैसिलिटी इन मिसूरी, जो मैंने आपको बताया था, फिलाडेल्फिया ब्लॉकिंग शिकागो ओहेयर एयरपोर्ट एंड गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका के जितने जो भी सिंबल्स हैं बड़े बड़े, सबको ब्लॉक कर दिया। अब एक घटना होती है जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देती है, और ये घटना है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये वो वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं जो बर्कले मतलब जिसको कहा जाता है, या जो एक सैन फ्रांसिस्को में भी, ये न्यूयॉर्क वाली। न्यूयॉर्क की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, फॉर नियरली 24 आवर्स, अभी ये चल रहा है आज के दिन, फॉर नियरली 24 आवर्स स्टूडेंट्स हैव ऑक्यूपाइड स्पेस ऑन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉन इन न्यूयॉर्क सिटी, क्रिएटिंग अ लिबरेटेड जोन इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन टाइटल्ड द गाजा सॉलिडारिटी इनकैंपमेंट। एक एरिया, एक लॉन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, उसके एक लॉन को स्टूडेंट्स ने, वहीं के स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया है। उसको लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, मुक्त क्षेत्र। जिस तरीके से मतलब जो रेजिस्टेंस फाइटर जो हैं वो लिबरेटेड जोन क्रिएट करते हैं, उन्होंने वहां उसको कर दिया और उसका नाम रख दिया गाजा सॉलिडारिटी इनकैंपमेंट। और यहां पर कोई भी जो इनके साथ नहीं है, कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी का हो, बड़े बड़े वहां के डीन्स, वो उनकी एंट्री अलाउड नहीं, उनकी एंट्री अलाउड ही नहीं। 3 simultaneous protests are taking place now following the beginning of the occupation that began at 4 a.m. yesterday, standing against genocide and demanding their university divest from Israel. अभी क्या है कि इजराइल ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट किया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी इजराइल में इन्वेस्ट किया है। वहां पर इस तरह की यूनिवर्सिटीज, बिजनेस एंटिटीज भी हैं, तो उसमें भी इन्वेस्ट होता है और वो यूनिवर्सिटीज भी स्टॉक्स में खेलती हैं। उन्होंने इजराइल में जैसे इन्वेस्ट किया है कुछ, उसके बाद क्योंकि जो इजराइल की जो कंपनीज पब्लिक जाती हैं, वो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर भी वो लोग रोल प्ले करती है। मतलब उनसे आप खेल सकते हैं, वहाँ पर भी वो ये अलाउड है। भारत के BSE में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो न्यूयॉर्क के आप एक्सचेंज में उसका लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर है। अब देखिए, द यूनिवर्सिटी गेव द स्टूडेंट्स अंटिल 9 PM टू इवैक्यूएट। करंटली एट 2 AM 400 स्टूडेंट्स आर स्टिल ऑक्यूपाइंग द लॉन with a large number of police officers waiting to move in. A number of protesters have been arrested so far. In January 2024, a number of pro-Palestinian Columbia students
was sprayed with an unknown chemical substance by former IDF soldiers. जो कुछ IDF सोल्जर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो न्यूयॉर्क में बसे हैं, उन्होंने वहां जाके जनवरी में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कोलंबिया स्टूडेंट्स के ऊपर एक केमिकल स्प्रे किया। आज तक वो केमिकल पता नहीं क्या है, अमेरिकन अथॉरिटीज तक इसको नहीं बता रही, और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इस घटना के बारे में। और ये देखिए कि जो एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इजराइल से, ये $14 बिलियन, $14 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 14 बिलियन, 10 करोड़ जो है वो 10 बिलियन, वो $14 बिलियन, इसको आप रुपीज में खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आर प्रेइंग, चैंटिंग एंड अफर्म दैट दे विल नॉट लीव अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट। दे आर प्रोवाइडिंग फूड फॉर ईच अदर and have formed a human chain around the encampment. Let go, divest. We will not leave. We will not rest. ये देखिए, ये जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो दुनिया के हुक्मरान हैं वो अभी जानते नहीं है वो किस आग से खेल रहे हैं। दुनिया को आपने मूर्ख बनाया। 1980s में आपने सोवियत यूनियन तोड़ दिया, उसके बाद अमेरिका का एक छत्र राज जम के लूटा। जितनी भी आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, जितनी जो भी इंडिया में भी ये हुआ, और बाकी तो अफ्रीका के तो कई देश पूरा बिक गए, मतलब वो कहीं बचे ही नहीं। लाइबेरिया वगैरह को तो पूरा खा गए ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की इकोनॉमीज बैठ गई क्योंकि सब कुछ जो स्टेट का था इन्होंने प्राइवेटाइज करा दिया। सोवियत यूनियन जब तक जिंदा था तब तक ये था कि भाई कम से कम जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो अपनी इकोनॉमी खुद चला पाते। लेकिन उसके बाद जो IMF का हमला हुआ है, जब से सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, उसने सब कुछ लूट लिया और फिर इजराइल को बढ़ा दिया, और इजराइल को हर जगह इन लोगों ने स्टेक दिया। अभी तो ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इजराइल ने कहाँ कहाँ क्या क्या लूट मचाई है, कहाँ उसने पूरे अफ्रीका को लूट लिया है, उसका धन इजराइल में चला गया। और इजराइल में क्या होता है कि जो अमेरिका और UK ये जो ब्लैक मनी कमाते हैं, सद्दाम हुसैन पे भी जो हमला हुआ था इराक में, तो बहुत वहाँ से लूट, एक तो जो पूरे देश में हुआ, वो जो वहाँ लूट हुई है, पैसे की लूट, और वहाँ के आर्टिफैक्ट्स की लूट, और वहाँ के ट्रेजर्स की लूट, वो कहाँ है? वो यहीं इजराइल में है, वो इजराइल में छुपाया गया है। वो और भी कुछ ऐसे अफ्रीकन देश है जिनको पूरा पंगु बना दिया गया है, वहाँ USA इजराइल का ही रोल है, वहाँ वो दौलत छुपी है इराक की। और वो अब ये लड़ाई शुरू हुई है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, जो हमास ने, ये जैसे जैसे बढ़ रही है, पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रही है। तो ये जो सारे अपराध अमेरिका और इजराइल ने किए हैं, ये भी एक एक करके सामने आएंगे, ये बच नहीं सकते। दुनिया जानेगी आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि क्या कांड हुआ है, किस तरीके से लूट बची सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। और ये तभी लेकिन संभव हो पाएगा जब फिलिस्तीन में जो सशस्त्र संघर्ष है, जिसको हिजबुल्लाह का, यमन का और ईरान का पूरा सपोर्ट है, इराक का पूरा सपोर्ट है, ये सफल होगा। क्योंकि उस सशस्त्र संघर्ष के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। बल्कि मैं तो आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो भी किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।